भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं और भारत जब आज़ाद हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन का जो मजहब रखा गया उसका मजहब सेकुलरिज्म था और सेकुलरिज्म मानवतावादी और समानता को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था क्योंकि भारत अनेकता में एकता ढूंढने की जरूरत थी और इसी आधार पे संविधान में तमाम लोगों को या तमाम कास्ट कम्युनिटी को एक करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन ही भारत का मूल किताब माना गया। यानी भारत में सब कुछ जो होगा वो उसी संविधान के अनुसार होगा। भारत में छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच और गैर बराबरी की बातें लगातार होती रही हैं। हालांकि ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं, पूरी दुनिया में गैर बराबरी की बात हुई, चाहे वो गल्फ कंट्रीज अरब हों या वो वेस्टर्न कंट्रीज हों, यूरोपियन कंट्रीज हों या एशिया हो। हर जगह पे समानता को लेकर के और मानवता को लेकर के, ऊंच नीच को लेकर के बहुत सारे डिफरेंशिएट रहे। हम बात करते हैं भारत की। भारत में भी ऊंच नीच, जात पात और मजहब में कैसे कैसे लोग बसे हुए थे और किस किस तरीके से अलग अलग कानून बनाना पड़ा। और इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय एक आर्टिकल बनाया गया कि टाइटल कोई भी व्यक्ति यूज नहीं करेगा और टाइटल के नाम से लोग जाने नहीं जाएंगे। आजकल ये देखा जा रहा है कि कास्ट और कास्टिज्म का प्रमोशन बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। जैसे कोई अपने नाम के आगे खान लगा रहा है, कोई अपने नाम के आगे या पीछे सैयद लगा रहा है, कोई अपने नाम के पीछे शुक्ला लगा रहा है, कोई त्रिवेदी लगा रहा है, कोई द्विवेदी लगा रहा है। इसी तरीके से लोग अपने जातियों का टाइटल यूज करते हैं और जो पिछड़े तबके के लोग हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई भी पिछड़ा नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सब समान होना चाहिए और समानता होना चाहिए, यानी इक्वलिटी होनी चाहिए समाज में। और अभी तक चाहे वो एससी एसटी को लेकर के हो, चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर के हो, यानी जनजात को लेकर के हो, भारत अभी भी इक्वलिटी और बराबरी में समाज में देखा नहीं गया है। और ये देखा जाता है चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो और बंगाल वगैरह, बिहार और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी डिस्ट्रिक्टों में और पूर्वी जनपदों में यह देखा जाता है कि कोई दलित का लड़का अगर वो शादी में घोड़े पे सवारी करता है तो जो तथा कथित जनरल कास्ट होते हैं वो लोग उनको घोड़े पे सवारी करके शादी नहीं होने देते हैं। आखिर 75 साल पूरे हो जाने के बाद संविधान को वर्ड ब वर्ड अभी भी हिंदुस्तान में सरकारें लागू नहीं कर पाई हैं। अगर यूं कहा जाए तो सरकार अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को फेल किए हुए है, यानी संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग अभी भी संविधान को सही ढंग से पालन नहीं करा पा रहे हैं, जबकि संविधान को पालन सही ढंग से करने और कराने की जरूरत है। जात पात, ऊंच नीच अगर किसी के नाम पे या किसी नाम के आगे पीछे अगर लिखा हो तो उसको सरकारी नौकरी में सरकार के दीगर बेनिफिट यानी कोई भी बेनिफिट उसको नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई अपने नाम के आगे त्रिवेदी, द्विवेदी, तिवारी या अन्य कोई चीज खान, पठान, सैयद, अंसारी या हेला भंगी, एनीवे कुछ भी अगर लिखते हैं तो
ऐसे लोगों को जो टाइटल यूज करके जात पात ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, रंग भेद और नस्ल का भेद करते हैं, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें सरकारी नौकरी के साथ साथ सरकार की तमाम सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। जब तक इस पे कठोर एक्शन नहीं होगा तब तक लोग अपने नाम के आगे पीछे टाइटल यूज करते रहेंगे और समानता जो है वो समानता और मानवतावादी के छवि को धूमिल करते रहेंगे। जात पात रंग नस्ल भेद ये सभी चीजें संविधान ने इलीगल किया है, अवैधानिक किया है और संवैधानिक तौर पे अगर देखा जाए तो संविधान की शपथ खा कर करके संवैधानिक कुर्सियों पे बैठे हुए लोग भी अपने नाम के आगे पीछे जात का टाइटल लगाते हैं। और इसी वजह से अगर देखा जाए कि जो आदमी संविधान की शपथ खा करके संवैधानिक पदों पे बैठ कर करके जात रंग नस्ल भेद के टाइटल को यूज करता है, ऐसे भी लोगों को संवैधानिक पदों से वंचित रखना चाहिए। मानवता समानता लाने की आवश्यकता है, टाइटल को खत्म करने की आवश्यकता है। और जगह जगह पे ये देखा जा रहा है कि मस्जिद और मंदिर, दरगाह, खानकाहों और आश्रमों को लेकर के बार बार झगड़ा हो रहा है, जबकि भारत में अब इन सारे चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जब ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं असमानता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गैर बराबरी को जन्म देता है। अगर ऐसे देखा जाए तो झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के नाम पे डेली कहीं ना कहीं पे न्यूज आती है, रिपोर्ट होती है। एनसीआरबी का जो डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का जो डाटा है पोर्टल पे, कहीं ना कहीं 24 घंटे में कोई ना कोई मौत इस तरह की होती रहती है कि झाड़ फूंक और पाखंड के नाम पे भी इस तरह की चीजें होती रही हैं। आखिर एक एक्ट महाराष्ट्र में झाड़ फूंक और तंत्र को लेकर के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया था। अभी भी अगर देखा जाए तो ये सारे कानून होने के बाद भी ये तंत्र विद्या अभी भी चल रही है और इसको भी लेकर करके कहीं ना कहीं असमानता लोगों के बीच में है और लोग साइंटिफिक तरीके से जीने के बजाय जो व्यक्ति रिलीजियस हो जाता है, ज्यादातर ये देखा गया है कि वो रिलीजियस होने के चक्कर में साइंस को मानने से इनकार करता है। ज्यादातर ये देखा गया कि साइंस जो वे ऑफ लाइफ है वो साइंस की वजह से है। साइंस का प्रमोशन होना चाहिए, खेल कूद का प्रमोशन होना चाहिए और गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद के झगड़ों से निकल करके एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए और खास तौर से एजुकेशन जो साइंटिफिक एजुकेशन है उसका प्रमोशन होना चाहिए, जो संवैधानिक तौर पे कहा गया है और जिसकी अनुमति संविधान ने दिया है। और रिलीजियस प्रमोशन एक हिसाब से रोका जाना चाहिए क्योंकि ज्यादातर रिलीजियस होने की वजह से असमानता और गैर बराबरी का जन्म होता है और गैर बराबरी असमानता को रोकने के लिए साइंटिफिक एजुकेशन की जरूरत है और पढ़ने लिखने की जरूरत है, स्कूल कॉलेजेस खोलने की जरूरत है। न मस्जिद की अब जरूरत है, न मंदिर की जरूरत है, न गिरजाघर की जरूरत है, न गुरुद्वारे की जरूरत है। अब भारत को अगर विकासशील बनाना है तो इसी तरीके से हर खित्ते और मोहल्ले में साइंटिफिक स्कूल होने की जरूरत है। अगर देखा जाए
तो एक आर्टिकल जो यूरोपियन कंट्री से पब्लिश हुआ, जिसमें भारत के बारे में जो आर्म फोर्सेस हैं और जो फौज है उनके बारे में कहा गया कि जो राफेल है वो बाहर से ली गई, और इसी तरीके से दूसरे पनडुब्बी वगैरह जो कहे जाते हैं डिफेंस के लिए, वो फ्रांस से लिए गए। AK-47 के बारे में कहा जाता है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग बाहर से हुई है। उस डाटा और आर्टिकल में अगर देखा जाए तो ये कहा गया है कि भारत का डिफेंस सिस्टम जो बना हुआ है वो दूसरे मुल्कों से क्रय और विक्रय कर करके बना हुआ है। तो जब हमारे देश में ज्यादातर रिलीजियस एजुकेशन होंगे तो राफेल कौन बनाएगा, पनडुब्बी कौन बनाएगा, डिफेंस के टूल और औजार कौन बनाएंगे, और AK-47 और इंसास जैसे राइफल दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके मंगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों में साइंस की कमी है। अब देखिए, एक मुल्क है इसी एशिया द्वीप पे, चाइना। चाइना हमारे मुल्क के बाद में आजाद हुआ, और चाइना आजाद होने के बाद रिसेंटली कई सालों में उसने दुनिया की सारे इकोनॉमी को लगभग कैप्चर कर लिया है। अब अगर चाइना के इतिहास को थोड़ा सा देखा जाए तो चाइना में साइंटिफिक एजुकेशन ज्यादा है, और साइंस को वहां के लोग ज्यादा मानते हैं, और हर तरह से प्रैक्टिकली साइंस को देखा जाता है। इसी कारण से चाइना में प्रोडक्शन ज्यादा है, चाइना में फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, चाइना में एजुकेशन सिस्टम ज्यादा है। जो MBBS की पढ़ाई अपने यहां 50 लाख से 1 करोड़ में होता है, वही स्टूडेंट हमारे यहां जो नीट में सिलेक्शन जिसका MBBS के लिए नहीं होता है, वही जाता है चाइना में 5 लाख से 10 लाख में करके आता है। तो दोनों के एजुकेशन में कोई अंतर नहीं है। हाई स्कूल इंटर तक सभी लोग साइंस समझ लेते हैं। वही बच्चा यहां पे सिलेक्शन नहीं होता है, वही बच्चा वहां जाकर करके MBBS करके आता है। इसका मतलब यह है कि हमारे परंपरागत एजुकेशन में लोग कहते हैं कि कमी है, कोई कमी नहीं है। सिर्फ उस परंपरागत एजुकेशन को साइंटिफिक होने की जरूरत है, और जब लोग साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ेगा। ज्यादातर ये देखा गया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो बाहर से डिफेंस सिस्टम में हुआ, बताया जाता है कि 66,000 करोड़ डिफेंस का सामान खरीदने के लिए भारत बाहर से खरीदता है। अगर साइंटिफिक तरीके से हमारे देश में डिफेंस का सिस्टम बनाया जाए तो 66,000 करोड़ भारत में होता, और साथ ही साथ जो डिफेंस में काम करने वाले लोग होते वो यहीं के होते, और जो उसकी रिपेयर सिस्टम होती वो सारे टूल्स यहीं के होते। तो आखिर में ये बात कहना है कि बहुत सारे चीजों से बचने के साथ साथ अपने नाम के आगे टाइटिल या पीछे टाइटिल, रंग भेद और असमानता पैदा करने वाली चीज को जन्म नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ समानता और समानता पैदा करने वाली चीजों को पढ़ना चाहिए। रिलीजियस किताबें छोड़ करके साइंटिफिक किताब पढ़ने की जरूरत है, और जब आदमी साइंटिफिक किताबें पढ़ेगा तो उसका दिमाग खुलेगा और वो तरक्की की तरफ जाएगा। अगर रिलीजियस किताबें पढ़ने से आदमी कामयाब और जिंदगी में कामयाब होता तो मेरा यह मानना है कि मुबारकपुर और दारुल उलूम देवबंद के पढ़े लिखे लोग वही टाटा बिरला के यहां मैनेजर होते, वही अंबानी के यहां मैनेजर होते, और वही अडानी के यहां मैनेजर होते। ये सारी कंपनियां जो सिलेक्शन करती हैं वो IIM के पढ़े हुए लोगों को करती हैं, IIT के पढ़े हुए लोगों को करती हैं। परंपरागत तरीके से
ऐसे ही जो सनातन धर्म के लोग मानने वाले हैं, उन लोगों के यहाँ एजुकेशन सिस्टम है, संस्कृत के बेस पे जो सिस्टम है, वेद का जो सिस्टम है, इन सारे एजुकेशंस को साइंटिफिक एजुकेशन अगर नहीं है और साइंटिफिक के साथ जो जमाने से कनेक्टेड है नहीं है, तो वो ऐसे एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। रिलीजियस एजुकेशन की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। उतनी जरूरत हो जितना आप अपने घर में और अपने घर के अंदर जो भी रिलीजियस फॉलो करते हैं वो फॉलो करने तक अगर करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये सारी चीजें ठीक नहीं है। साइंटिफिक एजुकेशन होना जरूरी है, अनिवार्य है। और सारे साथ साथ रंग भेद नस्ल और टाइटल का यूज करना आदमी को छोड़ देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि आधार को ही आदमी का नाम होना चाहिए, जो आधार के नंबर्स हैं वही उसका नाम हो जाए, ताकि नामों से टाइटल का खत्म हो जाए और समानता इस हिसाब से पैदा हो सकती है।